बच्चों, टुडे आई विल डिस्कस अबाउट द एंटीजन एंड एंटीबॉडी। अगर आपको एंटीजन और एंटीबॉडी समझ में आ जाएगा तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट हेडिंग में लिखा है इम्यूनोजेंस। क्लियर? तो आप समझते हैं पहले कि इम्यूनोजेंस को ही दूसरा नाम बोलते हैं हम एंटीजेंस। क्लियर? तो एंटीजेंस क्या होते हैं? तो एंटीजेंस आप बताएंगे एनी सब्सटेंस which provoke formation of antibody in the human body। क्लियर? तो वही हमारा हो जाएगा एनी सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस। और यहाँ लैंग्वेज आप समझ जाइए, ए सब्सटेंस दैट इलिसिट इम्यून रिस्पॉन्स। तो ऐसा सब्सटेंस जो इम्यून रिस्पॉन्स को बढ़ाता है उसी को हम बोलते हैं एंटीजेंस। क्लियर? और हम बात करते हैं कि जो आपके एंटीजेंस होते हैं, ये एंटीजेंस को हम एजी से रिप्रेजेंट करते हैं। और एंटीजन हम बात करते हैं मेनली ये प्रोटीन नेचर के होते हैं, प्रोटीन नेचर या पॉलीसैकेराइड नेचर के हो सकते हैं। लेकिन जो अभी नई न्यू करंट रिसर्च बताती है, करंट रिसर्च में पता चला है कि हमारे एंटीजेंस लिपिड भी हो सकता है एंड आर न्यूक्लिक एसिड का मतलब हुआ आपका न्यूक्लिक एसिड दो टाइप का होता है। एक होता है आपका डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और एक होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड, जिसको बोलते हैं हम आरएनए। ठीक है? अब दूसरी बात आती है कि एपिटोप्स के बारे में समझते हैं। और पहले आप ये समझ जाइए कि अगर मान लीजिए हमने कि ये हमारा एक एंटीजन है, ठीक है, ये ऐसा एंटीजन है, तो हमने कहा कि हमारी बॉडी में एंटीबॉडी कंप्लीट एंटीजन के अगेंस्ट में एंटीबॉडीज नहीं फॉर्म करता है। एंटीजन में कुछ सरफेस होती है, जैसे ऐसा सरफेस हो सकता है, ठीक है, या तो ऐसा सरफेस हो सकता है, या तो हम बोल रहे हैं कि ऐसी सरफेस हो सकती है, और या इस लाइक सरफेस हो सकती है। और इसी को हम बोलते हैं एपिटोप्स। तो समझ में आया आपको? एपिटोप्स कहाँ होता है? तो ऑन द सरफेस ऑफ एंटीजेंस। और ये एपिटोप्स कई शेप में हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे हमने 4 शेप के हमने बताया, तो यहाँ हम बोल सकते हैं कि 4 टाइप्स के एपिटोप्स हैं यहाँ पे। ठीक है? इस एंटीजन में 4 टाइप्स के। तो ये जो होता है 4 टाइप्स के एंटीबॉडीज भी फॉर्म करेगा। अगर हम इसको नंबर 1 दे रहे हैं तो हमारा ये एंटीबॉडी 1 टाइप का, और इसको अगर नंबर 2 दिया हमने तो इसके अगेंस्ट से हमारा एंटीबॉडी जो होगा इस लाइक आकार का बनेगा। ठीक है? इसके अगेंस्ट अगर हम इसको तीसरा नंबर दे रहे हैं एपिटोप्स का, तो इसके अगेंस्ट हमारा एंटीबॉडी ऐसी बनेगा, लाइक दिस। और इसके अगेंस्ट में जो अगर इसको हम 4th नंबर एपिटोप्स का दे रहे हैं तो इसके अगेंस्ट में हमारा लाइक ऐसे हमारा एंटीबॉडी 4 बनेगा। तो ये हमारे पास कितने टाइप्स के एंटीबॉडी बन गए? 4 टाइप्स के। तो हम इसी को क्या बोल देते हैं? पॉलीक्लोन्स। पॉलीक्लोन्स क्या होते हैं? जब एंटीबॉडी मोर देन 1 टाइप्स के हो तो उसी को पॉलीक्लोन्स कहते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि जरूरी नहीं कि वो 4 टाइप्स के हो सकता है कि कोई एंटीजन है उसमें कहें कि एक ही टाइप के एपिटोप्स प्रेजेंट है। ये ठीक है, ये एपिटोप्स है, ये 1 टाइप के एपिटोप्स हैं, ये एपिटोप्स हैं। और एपिटोप्स के अगेंस्ट में अगर देखा जाए तो इसमें इसी टाइप के एंटीबॉडीज सब जगह बनेंगे, सारे एपिटोप्स के अगेंस्ट में। क्लियर? तो इसमें जो बनेगा एंटीबॉडी, तो ये कैसा एंटीबॉडी होगा? मोनोक्लोनल। इसको बोलेंगे हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडी कहेंगे। क्लियर? अब हम एपिटोप्स को जो है दूसरे नाम से भी जानते हैं, जिसको बोलते हैं हम एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट, या इसको बोलते हैं एंटीजन डिटरमाइनिंग रीजन। ठीक है? इस एपिटोप्स का दूसरा नाम हमने बता दिया क्या है? एंटीजन डिटरमाइनिंग
रीजन। ठीक है, अब आइए हम देखते हैं वन एंटीजन कंटेंस मेनी एपिटोप्स। ठीक है, तो ये हमने आपको पहले बता दिया, ये एपिटोप्स जरूरी नहीं कि वन ही एपिटोप्स हो, और जरूरी नहीं कि 10 ही हो, जरूरी नहीं ये भी नहीं कि 100 हो, 1000 भी हो सकते हैं। तो वो डिपेंड करता है टाइप टू टाइप एंटीजन वो हमारा कैसा है। क्लियर। तो अब हम बात करें कि ये हमारा एक एंटीजन है और इसमें हमने कहा ये एक टाइप का, देखिए ये आपका एपिटोप्स है, अगर हम इसको नंबर 1 दे दिया एपिटोप्स, दूसरे टाइप्स का एंटीजन के सरफेस में ऐसा एपिटोप्स प्रेजेंट है, और तीसरे नंबर का ये एपिटोप्स है। देखिए यहाँ पे ये है नंबर 1 आपने बताया इसको, नंबर 2 ये हो गया आपका, और नंबर 3। तो इसका मतलब ये होगा कि आपको अब 3 टाइप्स के एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होंगे। देखिए ये आपका हो गया एंटीबॉडी ए, ये हुआ एंटीबॉडी ए, और देखिए इसमें कैसा बन रहा है, इस टाइप का शेप बन रहा है ये एंटीबॉडी का। इसमें देखिए ऐसा शेप बन रहा है, और इस वाले में देखिए ऐसा शेप बन रहा है। ठीक है, तो आपने क्या देखा कि इसमें कैसा एंटीबॉडी बन गया, तो आप बोल सकते हैं कैसा एंटीबॉडी बना है, तो आप बोलेंगे पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी, क्योंकि क्या है 3 टाइप्स के एंटीबॉडी बने हैं इसमें। ये हो गया आपका एंटीबॉडी। ठीक है, और एक चीज़ और यहाँ पे हम समझ जाते हैं कि जहाँ पे एंटीबॉडी पे ये एपिटोप्स बाइंड करते हैं तो उसी को हम बोलते हैं, उस रीजन को हम बोलते हैं पैराटोप्स। तो आप समझ गए एपिटोप्स कहाँ होते हैं, ऑन द सरफेस ऑफ एंटीजन, और पैराटोप्स कहाँ होते हैं, इन द एंटीबॉडी। पैराटोप्स एंटीबॉडी में प्रेजेंट होते हैं, ये बात हो गई क्लियर। अब हम बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ एपिटोप्स, और एपिटोप्स 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज द बी सेल एपिटोप्स, इसका मतलब है कि इट रिकॉग्नाइज्ड बाय बी सेल्स। और बी सेल्स क्या होती हैं, तो आप बताएंगे बी सेल्स वो सेल्स होती हैं जो एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करते हैं, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते हैं बी सेल्स। ठीक है, और दूसरा होता है टी सेल एपिटोप्स, और ये रिकॉग्नाइज्ड बाय टी सेल्स। टी सेल्स कहाँ प्रोड्यूस होता है, तो प्रोड्यूस होता है बोन मैरो में, लेकिन मैच्योर होता है थाइमस में, मैच्योर इन थाइमस, मैच्योर इन थाइमस हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं इम्यूनोजेनिसिटी का मतलब। इसका मतलब देखिए इम्यूनोजेनिसिटी इज द एबिलिटी टू इंड्यूस ए ह्यूमोरल एंड आर सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। इसका मतलब क्या है, इम्यूनोजेनिसिटी का मतलब क्या है कि जब एंटीजन, कोई एंटीजन, हमने एक बताया एक एंटीजन है, और जैसे ही एंटीबॉडी में ये किसी की बॉडी में इंसर्ट हुआ, ये कोई बॉडी है, कोई ह्यूमन मान लिया बॉडी है, इंसर्ट होगा तो इसमें एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होने लगेगी, और इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं इम्यूनोजेनिसिटी। ठीक है, और ये इम्यूनोजेनिसिटी जो प्रोड्यूस करता है उसी को हम बोलते हैं इम्यूनोजेंस। तो इम्यूनोजेंस को अगर हम बोल सकते हैं टाइप ऑफ एंटीजेंस, तो आप क्लियर हैं यहाँ पे। ठीक है, और हमने कहा कि ये एंटीजेंस क्या होते हैं, वीक नेचर हो सकते हैं। इसका मतलब हुआ कि जब इस टाइप के वीक एंटीजेंस को अगर मान लीजिए हमने माइस में इंसर्ट कर दिया, तो माइस कह रहे हैं कि लो अमाउंट ऑफ एंटीबॉडी प्रोड्यूस्ड, तो अब उस माइस की बॉडी में लो अमाउंट पे एंटीबॉडी प्रोड्यूस होगा, तो उसी को हम बोलेंगे वीक इम्यूनोजेंस। और स्ट्रॉन्ग इम्यूनोजेंस का मतलब होगा कि अब अगर इसको हमने माइस की बॉडी में इंसर्ट कर दिया, तो माइस क्या करेगा, मैक्सिमम एंटीबॉडी प्रोड्यूस्ड। व्हाट डिटरमाइंस इम्यूनोजेनिसिटी, तो इम्यूनोजेनिसिटी के लिए हम बता रहे हैं क्या क्राइटेरिया है कि वो अच्छा एक इम्यूनोजेंस हो सकता है। तो आप बताएं, पहला क्या, फॉरेननेस, मतलब कह रहे हैं कि अब हमारी जो बॉडी है अपनी सेल्स के अगेंस्ट में एंटीबॉडी नहीं प्रोड्यूस करता है, तो वो सब्सटेंस जो होगा वो फॉरेन सब्सटेंस हो सकता है। ये फॉरेन सब्सटेंस कोई बैक्टीरिया हो सकता है, या कोई वायरस भी हो सकता है, या पॉल्यूटेंट्स हो सकते हैं, एल्गी हो सकती है, फंजाई हो सकती है, जिसके अगेंस्ट कह रहे हैं कि हमारा बॉडी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है। दूसरी कंडीशन है कि
जो इम्यूनोजेंस है उसकी साइज क्या होनी चाहिए, बिगर। अगर बिगर है तो ज़्यादा अच्छा है, उसके अगेंस्ट में हमारी बॉडी एंटीबॉडीज़ को ज़्यादा प्रोड्यूस करेगी। अगर स्मॉलर नेचर का है तो उसके अगेंस्ट में हमारी बॉडी कम एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करेगी। और इसका केमिकल कंपोजिशन हमने आपको पहले बताया कि मेनली ये हमारे जो इम्यूनोजेंस होते हैं वो प्रोटीन नेचर के होते हैं, या दूसरा नंबर हम दे रहे हैं पॉलीसेकेराइड के नेचर होते हैं। और करंट रिसर्च में हमने आपको बताया कि ये लिपिड नेचर के भी हो सकते हैं और न्यूक्लिक एसिड नेचर के भी ये हो सकते हैं। स्ट्रक्चर, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी स्ट्रक्चर प्ले ए रोल, ठीक है। तो चाहे ये इम्यूनोजेन प्राइमरी स्ट्रक्चर में हो, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में या टर्सरी स्ट्रक्चर में हो, ये हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस कराएगा। और फिजिकल फॉर्म, पर्टिकुलेट आर सॉल्युबल, तो ये कहेंगे पर्टिकुलेट मैटर जो होता है वो बेटर होता है देन द सॉल्युबल फॉर्म ऑफ इम्यूनोजेंस। व्हाट इज एन एंटीबॉडी, तो अब बात करते हैं कि एंटीबॉडीज क्या है। तो एंटीबॉडी एक्चुअल में, एंटीबॉडी का दूसरा नाम हम पहले समझते हैं कि इम्यूनोग्लोबुलिन बोलते हैं इसको, ग्लोबुलिन, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं IG से, IG, कैपिटल I और स्मॉल g से। और जो आपका एंटीबॉडी होता है ये प्रोड्यूस होता है प्लाज्मा सेल से, ठीक है, यहाँ से एंटीबॉडी प्रोड्यूस होता है। इसेंशियल पार्ट ऑफ एडाप्टिव इम्यूनिटी, ठीक है। तो ये किस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो आप बोलेंगे इननेट बने, ये किस में करेगा, एडाप्टिव एक्वायर्ड और स्पेसिफिक इम्यूनिटी पे ये वर्क करता है। अब तीसरी बात आ रही है यहाँ पे, स्पेसिफिकली बाइंड ए यूनिक एंटीजेनिक एपिटोप्स आल्सो कॉल्ड एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट रीजन, ठीक है। तो ये हमने क्या बताया आपको पहले ही कि ये आपका एक एंटीजन है और यहाँ पे एक एपिटोप्स है। तो हमने कहा इसी के अगेंस्ट में कह रहे हैं कि हमारा जो है एंटीबॉडी प्रोड्यूस होता है, और ये इसी के पास होता है। ये आपका एपिटोप्स हो गया एंटीजन के सरफेस में, और इसमें पैराटोप्स होता है जहाँ से एंटीबॉडी एंटीजन से बाइंड करती है। पॉसेस एंटीजन बाइंडिंग साइट, तो बता ही दिए हैं। मेंबर्स ऑफ द क्लास प्रोटीन्स कॉल्ड इम्यूनोग्लोबुलिन, और इसको हमने बताया कि कैपिटल I और स्मॉल g से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं व्हाट डज एंटीबॉडी लुक्स लाइक। अब एंटीबॉडी लुक्स लाइक कैसा है, तो आप देखिए यहाँ पे कैसा दिख रहा है हमारा एंटीबॉडी। तो पहली चीज़ आपने देखा कि कैसा हमारा एंटीबॉडी दिखता है, वाई शेप, पहली चीज़। दूसरा चीज़ है कि ये किससे बना है, तो आप बोलेंगे 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स, और 2 जो होते हैं 2 आइडेंटिकल हैवी चेन है और 2 आइडेंटिकल लाइट चेन। तो देख लेते हैं, ये जो होता है हैवी चेन है जिसको हम H से रिप्रेजेंट करते हैं, ये देखिए इसको हम H1 नाम दे रहे हैं और इसको H2 नाम दे दिया। तो 2 हैवी चेन्स हो गया और 2 लाइट चेन हो गया, ये आपका लाइट चेन हो गया। तो इसको हम L1 बोल दे रहे हैं और इसको दे रहे हैं L2, ठीक है। अब हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। हम लाइट चेन की बात कर रहे हैं, तो लाइट चेन में देखिए आपको 2 डोमेन है। लाइट चेन के बारे में हम बात करें, लाइट चेन कंटेन्स 2 डोमेन। फर्स्ट वन इज द VL, और VL मतलब होता है वेरिएबल लाइट चेन, और दूसरा होता है कांस्टेंट, CL को बोलते हैं कांस्टेंट लाइट डोमेन आर चेन। और एक डोमेन जो होता है चाहे VL हो और चाहे आपका CL हो, इट कंटेन्स 110 एमिनो एसिड। तो टोटल एमिनो एसिड अगर हम लाइट चेन में देखा जाए, एक लाइट चेन में, तो उसमें कितना हो जाएगा 220 एमिनो एसिड। अब हम बात करते हैं हैवी चेन्स में, और हैवी चेन्स जो होता है ये बना होता है वेरिएबल, यहाँ हमने बात किया हैवी चेन्स, और हैवी चेन यहाँ लिख रहे हैं आपको, हैवी चेन्स को S से रिप्रेजेंट करते हैं। और हैवी चेन्स जो होता है VH डोमेन से बना होता है, CH1 डोमेन से बना होता है, फिर हिंज होता है यहीं पे हिंज रीजन, फिर CH2 होता है, और फिर CH3 होता है, ठीक है। और VH1 VH वेरिएबल हैवी चेन, इसमें होता है आपका 110 एमिनो एसिड। CH1 CH2 और CH3 सब में ये सब 110 एमिनो एसिड बने हैं, ठीक है। CH1
110 अमीनो एसिड से, CH2 110 अमीनो एसिड 110 अमीनो एसिड से बना हुआ था। अब बात करते हैं कि जो हैवी चेन्स, यहाँ देखिए आप, ये हैवी चेन्स जो होता है, देखिए ये हैवी चेन्स जो होता है एक दूसरे से आपस में दोनों हैवी चेन कह रहे हैं कि आपस में जुड़े होते हैं बाय द हेल्प ऑफ डाई सल्फाइड बॉन्ड। इस बॉन्ड को हम बोलते हैं डाई सल्फाइड बॉन्ड, ठीक है। ये डाई सल्फाइड बॉन्ड से जुड़े होते हैं, जबकि हैवी चेन्स और लाइट चेन्स, देखिए ये इसको भी बोलते हैं कि ये भी किससे जुड़ा है, ये भी जुड़ा होता है बाय द हेल्प ऑफ डाई सल्फाइड बॉन्ड। तो आपने क्या इंफॉर्मेशन मिला आपको यहाँ पे कि हैवी चेन्स और लाइट चेन्स आपस में डाई सल्फाइड बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे पार्ट आपने देखा हिंज रीजन, जो कहाँ प्रेजेंट होता है, ये प्रेजेंट है आपका ये हिंज रीजन, और प्रेजेंट बिटवीन द कांस्टेंट चेन में प्रेजेंट होता है बिटवीन CH1 एंड CH2, दिस इज द हिंज रीजन। और ये हिंज रीजन में 2 एमिनो एसिड प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम अभी आपको बताएंगे प्रोलीन एंड सिस्टीन के बारे में, आगे नेक्स्ट स्लाइड में बताने जा रहे हैं आपको। तो देखिए अब ये हिंज रीजन है, और हिंज रीजन एक्चुअली प्रेजेंट कहा था, तो अभी आपने क्या देखा, हिंज रीजन प्रेजेंट बिटवीन द CH1 डोमेन एंड CH2 डोमेन, और दिस इज द हिंज रीजन, क्लियर। और हमने कहा कि हिंज रीजन जो होता है ये प्रोलीन रेजिड्यू और सिस्टीन रेजिड्यू से बना होता है, और प्रोलीन रेजिड्यू इसको प्रोवाइड करता है फ्लेक्सिबल नेचर, जबकि जो सिस्टीन रेजिड्यू, सिस्टीन मतलब क्या हुआ आपका, ये एमिनो एसिड है, प्रोलीन एंड सिस्टीन ये एमिनो एसिड हैं, और कह रहे हैं कि सिस्टीन डाइसल्फाइड बॉन्ड्स को फॉर्म करता है, जबकि प्रोलीन जो होता है ये हमारे एंटीबॉडी को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। और हिंज फाउंड इन द IgG, IgA एंड IgD में, इसमें ही हिंज रीजन प्रेजेंट होता है। तो एब्सेंट किस में होगा, मी में, IgM एंड IgE में हिंज रीजन एब्सेंट होता है। जब हिंज रीजन एब्सेंट है तो इसमें क्या प्रेजेंट होता है, इसकी जगह पे एक एक्स्ट्रा डोमेन प्रेजेंट होता है, जिसको बोलते हैं CH4 डोमेन। तो अब हम बोल सकते हैं कि जो हमारा कांस्टेंट चेन है, कांस्टेंट पॉलीपेप्टाइड जो चेन हमारा एंटीबॉडी का, इसमें डोमेन है CH1, CH2, CH3 एंड CH4, किसके केस में, केवल IgM एंड IgE के केस में, ठीक है। अब यहाँ हम देखते हैं कि FAB एंड FAC फ्रेगमेंट्स कहाँ होते हैं। तो पहले समझ जाइए कि ये हमने बताया कि डिफरेंट टाइप्स के एंटीजेंस हैं, जिसमें कह रहे हैं कि एपिटोप्स डिफरेंट टाइप्स के हैं, ठीक है। ये इस टाइप के एपिटोप्स इसके सरफेस में, इसमें इस टाइप का है, ये ऐसा है, इसमें एपिटोप्स ऐसा है, और ये ऐसा है, ठीक है। कह रहे हैं कि एपिटोप्स कैसा भी हो, लेकिन ये कह रहे हैं कि ये हमारा जो एंटीजन है, ये हमारा एंटीजन है, ये बाइंड करेगा एंटीबॉडी में FAB फ्रेगमेंट पे ही जाके बाइंड करेगा, ठीक है। और दोनों में देखिए वेरिएबल पोर्शन में ही कह रहे हैं कि कौन सा फ्रेगमेंट है, FAB फ्रेगमेंट, और इसी FAB फ्रेगमेंट को, FAB फ्रेगमेंट का मतलब होता है एंटीजन बाइंडिंग फ्रेगमेंट, ठीक है। तो यहीं पे हमारा एंटीजन आके बाइंड करेगा। दूसरा फ्रेगमेंट यहाँ से आप देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक, और इसको बोलते हैं FC फ्रेगमेंट। FC मतलब हो गया आपका कांस्टेंट फ्रेगमेंट, ठीक है। अब एंटीबॉडी एग्जिस्ट इन 2 फॉर्म्स, फर्स्ट वन इज द सॉल्युबल फॉर्म, और सिक्रीट होता है हमारे ब्लड एंड टिश्यू में, और दूसरा टाइप का आपका है मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं एंटीबॉडी, फाउंड ऑन सरफेस ऑफ B सेल्स एंड आल्सो नोन एज B सेल रिसेप्टर। तो हमने कहा अगर ये हमारा एक B सेल्स है, तो इसके सरफेस में हमने कहा ये हमारा ऐसे करके हमारे एंटीबॉडीज प्रेजेंट होते हैं, एक तो ब्लड में, तो इसी को हम बोलते हैं रिसेप्टर, B सेल रिसेप्टर, BCR। तो ये B सेल्स के सरफेस में प्रेजेंट होते हैं। टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी और एंटी टाइप्स, और जो एंटीबॉडी हमारी होती है वो 5 टाइप्स के होते हैं, IgG, IgM,
IgD, IgA, IgE। तो वन बाय वन हम आपको डिस्कस करते हैं। तो एंटीबॉडी, और ये एंटीबॉडी फर्स्ट है जिसको हम बोलते हैं IG, मतलब ये रिप्रेजेंट करता है इम्यूनोग्लोबुलिन, और G मतलब क्या है, ये टाइप एंटीबॉडी का, G टाइप का। और हमने कहा कि ये मोस्ट अबेंडेंट इम्यूनोग्लोबुलिन है, और ये 80% हमारा कहना है कि सीरम में IgG टाइप का एंटीबॉडीज प्रेजेंट होता है। अब आपके माइंड में आ गया सीरम क्या है, तो आपने क्या कहा कि हमारा जो ब्लड होता है वो प्लाज्मा, ब्लड जो बना होता है हमारे प्लाज्मा प्लस ब्लड सेल्स से बने होते हैं, ठीक है। तो जब हम कह रहे हैं कि इस प्लाज्मा से हमने क्या कहा, ब्लड से अगर हमने ब्लड सेल्स को निकाल दिया, जो बचेगा वही हमारा प्लाज्मा होता है, ठीक है। और इस प्लाज्मा से हम कह रहे हैं कि वो प्रोटीन जो कोआगुलेशन में हेल्प करता है, उस प्रोटीन को अगर रिमूव कर देंगे, कोआगुलेटिंग प्रोटीन्स को निकाल देंगे, तो जो अब लिक्विड बचेगा उसी को हम सीरम करेंगे। तो मतलब क्या है, सीरम कोआगुलेट नहीं कर सकता है, ठीक है। तो हम कह रहे हैं कि अब ये जो हमारा IgG होता है वो 10 mg/ml सीरम में प्रेजेंट होता है। 1 ml सीरम है तो उसमें 10 mg IgG प्रेजेंट होता है। और ये कह रहे हैं IgG जो होता है 4 टाइप्स के होते हैं, IgG1, IgG2, IgG3, IgG4। IgG1, IG3, IG4 जो है क्रॉस प्लेसेंटा। तो ठीक है, अगर कोई मदर है तो वो उसके प्लेसेंटा के थ्रू कह रहे हैं कि ये IgG जो है क्रॉस कर सकता है, और ये IgG फिटस में पहुंच जाता है और उस फिटस को पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड कर देता है। तो आप बता सकते हैं कि IgG जो होता है, ये IgG जो होता है ये प्रोवाइड करता है फिटस को पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी का मतलब क्या हुआ, तो वो इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी में क्या होता है कि जब हमारी बॉडी प्रीफॉर्म एंटीबॉडी पा जाती है तो उसको हम बोलते हैं पैसिव इम्यूनाइजेशन हो गया उसको। और एक्टिव इम्यूनाइजेशन मतलब क्या है, कोई एंटीजन अगर हमारी बॉडी में इंसर्ट हुआ तो उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करती है, तो वो एक्टिव इम्यूनाइजेशन हुआ या एक्टिव इम्यूनिटी हो गया आपका, ठीक है। अब IG3 मोस्ट इफेक्टिव कम्प्लीमेंट एक्टिवेटर। तो अब यहाँ पे बात आता है कम्प्लीमेंट क्या है। तो एक्चुअली समझ जाइए कि हमारे ब्लड में कम्प्लीमेंट प्रोटीन होता है, और ये कहते हैं कि जो कम्प्लीमेंट प्रोटीन होता है 30 ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स होते हैं, और ये प्रोटीन्स जो होते हैं इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, इनएक्टिव प्रोटीन्स होते हैं, और यही हमारे कम्प्लीमेंट होते हैं। जब हमारा कोई हमारे बैक्टीरिया हमारी बॉडी में आता है तो ये कम्प्लीमेंट प्रोटीन्स एक्टिवेट हो जाएगा और उसकी सेल वॉल में जाके अटैक करेगा और एक होल्स को क्रिएट कर देगा और उस बैक्टीरिया की डेथ हो जाती है, ठीक है। IgG1, IG3 हाई एफिनिटी फॉर FCR ऑन फैगोसिटिक सेल। फैगोसिटिक वो सेल हैं जो किसी भी पैथोजेंस को या एंटीजेंस को इंगल्फ कर लेंगे और उसको खा जाते हैं, ठीक है। और IgG1 और IG3 गुड फॉर अपसोनाइजेशन, क्लियर। अब IgM दूसरा टाइप का आपका एंटीबॉडीज है, और हम कह रहे हैं कि 5 to 10% ऑफ सीरम इम्यूनोग्लोबुलिन जो होता है 5 to 10% IgM होता है सीरम में। और कह रहे हैं कि 1 ml सीरम में 1.5 mg IgM प्रेजेंट होता है। MIgM जो होता है इसको रिप्रेजेंट करते हैं IgD से, और ये कह रहे हैं कि हमारे B सेल में प्रेजेंट, B सेल में ऐसे कह रहे हैं ये B सेल है और ये रिसेप्टर की तरह ऐड करता है, BCR बोलते हैं, दिस इज द BCR। और ये सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि हमारा जो IgM होता है पेंटामेरिक नेचर का होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और ये आपका नीट में भी क्वेश्चन पूछा गया है। पेंटामेरिक का मतलब क्या हुआ, ये आपको ऐसा दिखेगा, यहाँ मैं बना रहा हूँ फिगर को, ये ऐसा आपको IgM दिखेगा लाइक दिस, और यहाँ पे हमने कहा ऐसे जुड़ा रहेगा एक एंटीबॉडी, इस सरफेस पे एक एंटीबॉडी ऐसे जुड़ा रहेगा, इस सरफेस पे एक एंटीबॉडी ऐसे जुड़ा रहेगा, ये ऐसे जुड़ा है, दूसरा इस पे ऐसे जुड़ा हुआ है, तीसरा ऐसे जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसको मैं क्लियर कर दे रहा हूँ यहाँ पे, इसको समझ लीजिए पहले फिर से।
तो अब हम यहाँ बात करें कि जो आईजीएम का स्ट्रक्चर है वो ऐसा दिखता है, आप देख लीजिए ऐसे और ऐसा रहेगा। ठीक है, यहाँ पे एक एंटीबॉडी जुड़ा रहेगा, एक यहाँ जुड़ा है, एक ऐसे जुड़ा रहेगा, एक ऐसे जुड़ा रहेगा और एक ऐसे जुड़ा रहेगा। तो दिस स्ट्रक्चर नोन एज पेंटामेरिक स्ट्रक्चर। पेंटामेरिक मतलब क्या है कि अब यहाँ पे एक एंटीजन बाइंड कर सकता है, कि यहाँ बाइंड कर सकता है, एक यहाँ एक यहाँ। तो टोटल इसके अंदर कितनी कैपेसिटी है एंटीजन को बाइंड करने का? तो ये देखिए 5 है तो 10 एंटीजन्स को बाइंड कर सकता है। तो अब यहाँ आगे देखते हैं फर्स्ट इम्यूनोग्लोबुलिन ऑफ प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक है, तो अगर कोई भी एंटीजन हमारी बॉडी में इंसर्ट होता है तो सबसे पहले हमारा आईजीएम उस पर अटैक करेगा और आपको प्रोटेक्ट करेगा। दूसरा कह रहे हैं कि हैज हाई वैलेंस आईजी, तो हमने आपको पहले बता दिया इसमें क्या है 10 एंटीजन बाइंड हो सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम 5 ही होते हैं। मोर इफिशिएंट देन आईजीजी इन कंप्लीमेंट एक्टिवेशन। ठीक है, तो कंप्लीमेंट एक्टिवेशन में मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आईजीएम। अब तीसरे टाइप का हम बात करते हैं आईजीए। ये आपका तीसरे टाइप का एंटीबॉडी है और कह रहे हैं कि 10 to 15% जो होता है हमारे सीरम में, कह रहे हैं कि आईजीए प्रेजेंट होता है। और प्रीडोमिनेंटली ये कहाँ प्रेजेंट होता है? तो सिक्रीशन में, लाइक मिल्क, सलाइवा, टीयर्स एंड म्यूकस में कह रहे हैं कि हमारा आईजीए प्रेजेंट होता है। और ये आईजी जब मदर जब बेबी को फीड कराती हैं, मिल्क फीड कराएंगी, तो जो मदर में एंटीबॉडीज जनरेट हुआ है आईजीए, ये थ्रू द मिल्क बेबी में पहुंच जाता है। तो ये प्रोवाइड करता है इसको, ये आईजीए प्रोवाइड करेगा बेबी को पैसिव इम्यूनिटी, क्योंकि ये बॉडी में बना है मदर के और इम्यूनिटी किसको दे रहा है? बेबी को। तो इस टाइप की इम्यूनिटी को हम बोलेंगे पैसिव इम्यूनिटी। दूसरी बात आती है, अब देखते हैं कि 5 to 15 ग्राम जो होता है आईजीए प्रेजेंट होता है इन द सिक्रीशन में, मिल्क, सलाइवा, टीयर्स एंड म्यूकस में। सीरम मेनली ये होता है मोनोमेरिक नेचर होता है। मोनोमेरिक मतलब है कि आपका इस शेप का हमारा कह रहे हैं कि ऐसे हमारा आईजीए होगा, लेकिन कह रहे हैं कि ये पॉलीमर्स आर पॉसिबल नॉट कॉमन थ्रू, लेकिन पॉलीमर्स के रूप में नहीं होता। तो किस फॉर्म में होता है? तो कह रहे हैं सिक्रीशन एज डाइमर फॉर्म। ठीक है, डाइमर का मतलब समझ लीजिए आप, ये डाइमर का एक ये हो गया आपका और एक ये हो गया। तो ये हमने कहा आईजीए1 अगर इसको बोल रहे हैं, दूसरा आपका है आईजीए2 है। तो हमने कहा कि ये दोनों करें कि एक चेन से जुड़ी होती है और इसी चेन को हम बोलते हैं जे चेन। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर को हम बोल देते हैं इट इज ए डाइमर फॉर्म। तो जनरली कह रहे हैं कि हमारा कैसे फॉर्म में, कैसे सिक्रीशन में रहता है आईजीए, तो यहाँ पर कहेंगे डाइमर, और इसमें ही हमारा होता है जे चेन होता है। चौथा नंबर है आईजीई, वेरी लो सीरम कंसंट्रेशन नियर अबाउट 0.3 माइक्रोग्राम पर ml, participate in the immediate hypersensitivity reaction, example asthma, anaphylaxis and hives में, binds mast cell and blood basophils through Fc epsilon R, and this binding causing degranulation means histamine release, और हिस्टामिन जो होती है हमारे मास्ट सेल से सिक्रीट होती है। और अब आप पढ़िए लास्ट आपका है इम्यूनोग्लोबुलिन आईजीडी, एक्सप्रेस्ड ऑन बी सेल सरफेस। ठीक है, दूसरा है आपका इसमें पॉइंट आईजीएम एंड आईजीडी एक्सप्रेस्ड ऑन द बी सेल सरफेस। तो हमने कहा अगर ये कोई आपका बी सेल है, बी सेल क्या होता है? तो बी सेल क्या होता है? वो सेल जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है। तो कह रहे हैं इसी के सरफेस में आईजीडी और आईजीएम प्रेजेंट होता है इसके सरफेस में, जिसको हम बोलते हैं बी सेल रिसेप्टर। वी डू नॉट नो एनी अदर बायोलॉजिकल इफेक्टर एक्टिविटी। ठीक है,
तो अभी इसकी कोई मेन क्या रोल है हमारी बॉडी में, ये अभी तक डिस्कवर नहीं हुआ है। तो पर्टिकुलर क्या रोल है, रोल आर नॉट क्लियर। और लो सीरम कंसंट्रेशन नियर अबाउट 30 माइक्रोग्राम पर ml इन सीरम, तो वेरी लो कंसंट्रेशन में प्रेजेंट होता है। तो दोस्तों हमारे इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और फॉलो करते रहिए, जिससे हम आपके लिए नए नए वीडियो बनाएं और आप इम्यूनोलॉजी को समझ सकें और अच्छे नंबर पा सकें। और किसी भी एंट्रेंस में अगर आप बैठेंगे तो भरोसा रखिए आप औरों से बेहतर करेंगे। सो प्लीज़ फिर से मैं बोल रहा हूँ, आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है, और मुझे फॉलो करते रहिए, जिससे मैं जो नए वीडियो बनाऊँ वो आप तक पहुँच जाए।